तो कल हमने विकिरण के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा, ठीक है। इसमें हमने स्टीफन का नियम पढ़ा, किरचॉफ का नियम पढ़ा। आज जो है वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रीवॉस्ट के ऊष्मा विनिमय का नियम। प्रीवॉस्ट के ऊष्मा विनिमय का नियम। तो ध्यान दो, देखो प्रीवॉस्ट के ऊष्मा विनिमय का नियम क्या है। पहले हम उसका स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लेते हैं। 0 केल्विन से उच्च ताप पर प्रत्येक वस्तु ऊष्मा का लगातार विकिरण के रूप में उत्सर्जन तथा अवशोषण करती है। विकिरण के रूप में उत्सर्जन तथा अवशोषण करती है, ठीक है। तो देखो क्या चीज है, 0 केल्विन से उच्च ताप पर, 0 केल्विन से उच्च ताप पर, यानी 0 केल्विन नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर का कोई भी ताप जो है, प्रत्येक वस्तु, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसलिए मैं इनको थोड़ा सा अलग कलर से लिख रहा हूं। प्रत्येक वस्तु लगातार विकिरण के रूप में, किसके रूप में, विकिरण के रूप में क्या कर रही है, उत्सर्जन भी कर रही है और अवशोषण भी कर रही है। उत्सर्जन भी कर रही है और क्या कर रही है, अवशोषण भी कर रही है। तो क्या हो रहा है, देखो कि 0 केल्विन के से उच्च ताप पर प्रत्येक वस्तु विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन भी करती है और अवशोषण भी करती है। तो हम एक इसका एग्जाम्पल लेते, देखो कि मान लो हमारे पास एक रूम है, ठीक है, और उस रूम का ताप है, मैंने मान लिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके अंदर हमने एक गर्म वस्तु को रखा, ठीक है, गर्म वस्तु जिसको हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया, गर्म किया। तो अब हमें पता है कि समय के साथ यह गर्म वस्तु, समय के साथ यह गर्म वस्तु ठंडी होगी। समय के साथ ये गर्म वस्तु क्या होगी, ठंडी होगी। तो गर्म वस्तु ठंडी हो रही है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये वस्तु ऊष्मा का उत्सर्जन कर रही है या अवशोषण कर रही है, तो तुम कहोगे कि ये वस्तु जो है वो ऊष्मा का क्या कर रही है, उत्सर्जन कर रही है, क्योंकि ठंडी हो रही है। और हमें पता है भाई, हमने आज तक पढ़ा है कि जो वस्तु ऊष्मा का उत्सर्जन करती है वो वस्तु ठंडी हो जाती है, और जो वस्तु ऊष्मा को ग्रहण करती है वो वस्तु गर्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ये वस्तु जो है ये समय के साथ ठंडी हो रही है, लेकिन लगातार यह वस्तु ऊष्मा का अवशोषण तथा उत्सर्जन कर रही है। तो अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि अगर ये लगातार ऊष्मा का अवशोषण उत्सर्जन कर रही है तो ठंडी कैसे हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखो कि यहाँ जो उत्सर्जन की दर है, किसकी दर, उत्सर्जन की दर जो है वो ज्यादा है, किसकी तुलना में, अवशोषण की दर की तुलना, अवशोषण की दर की तुलना में उत्सर्जन की दर क्या है, ज्यादा है। वस्तु उत्सर्जित ज्यादा कर रही है और अवशोषित कम कर रही है, इसलिए उसका ताप क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। लेकिन अगर कोई ठंडी वस्तु गर्म होती है तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि यदि कोई ठंडी वस्तु गर्म होती है, देखो यदि कोई ठंडी वस्तु गर्म होती है
तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अवशोषण की दर ज्यादा है किससे, उत्सर्जन की दर से। अवशोषण की दर ज्यादा है किसकी तुलना में, उत्सर्जन की दर से। तो देखो हम मान लेते हैं आर ए अवशोषण की दर को और आर ई उत्सर्जन की दर को, उत्सर्जन की दर को हम मान लेते हैं आर ई और आर ए मान लेते हैं अवशोषण की दर। तो देखो क्या क्या सिनेरियो बनेंगे कि अगर अवशोषण की दर उत्सर्जन की दर से ज्यादा है तो ताप क्या होगा कि ताप जो है वो बढ़ेगा, यानी अवशोषित ज्यादा कर रही है और उत्सर्जित कम कर रही है। अगर अवशोषण की दर उत्सर्जन की दर से कम है, उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, तो ताप घटेगा। और अगर अवशोषण की दर और उत्सर्जन की दर समान है तो ताप क्या रहेगा, नियत रहेगा। ताप क्या रहेगा, नियत। तो ये सोचने वाली बात है देखो कि अगर हमसे पूछा जाए कि यदि किसी वस्तु का ताप, किसी वस्तु का ताप नियत है, अर्थात वस्तु परिवेश के साथ ताप्य साम्य में है, परिवेश के साथ ताप्य साम्य में है, तो वह ऊष्मा का अवशोषण नहीं कर रही, वह ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं कर रही, या वह लगातार ऊष्मा का अवशोषण व उत्सर्जन कर रही है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ कि अगर वस्तु का ताप नियत है तो क्या वो ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं कर रही है क्या, तो हम कहेंगे वो ऊष्मा का अवशोषण उत्सर्जन हमेशा करती रहती है जब तक कि ताप 0 केल्विन नहीं हो जाए। तो वस्तु जो है वो कमरे के ताप पर है तो वह लगातार ऊष्मा का अवशोषण उत्सर्जन दोनों कर रही है, जिससे उसका ताप जो है वो क्या बना रहता है, नियत बना रहता है। यानी प्रति क्षण जितनी ऊष्मा वो उत्सर्जित करती है उतनी ही ऊष्मा वो क्या कर लेती है, अवशोषित भी कर लेती है। ये है प्रिवोस्ट के ऊष्मा विनिमय का नियम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। देखो ध्यान दो, अब हम लेते हैं नेक्स्ट शीतलन का नियम। शीतलन का नियम और न्यूटन के शीतलन का नियम इसके बाद में आएगा। तो पहले हम लेते हैं शीतलन का नियम। ध्यान दो, देखो तो देखो शीतलन का नियम क्या है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो 0 केल्विन से उच्च ताप पर ऊष्मा का अवशोषण भी करेगी और उत्सर्जन भी करेगी, है ना। तो अब अगर हम देखें स्टीफन के नियम से तो P बराबर होता है ERA सिग्मा T4 माइनस T04। ठीक है, तो मान लिया कि वस्तु का ताप T है, परिवेश का ताप T0 है, तो उस स्थिति में वस्तु जो है वो क्या कर रही है, ऊष्मा का
अवशोषण भी कर रही है और उत्सर्जन भी कर रही है ना। लेकिन अगर मान लो कि परिवेश का ताप ज्यादा है, परिवेश का ताप क्या है, सॉरी, वस्तु का ताप ज्यादा है परिवेश की तुलना में, उस स्थिति में क्या होगा, तो हम कहेंगे कि वहां पर जो शक्ति है वो उत्सर्जित होगी। शक्ति जो है वो उत्सर्जित भी हो रही है, अवशोषित भी हो रही है, लेकिन शक्ति के उत्सर्जन की दर जो है वो अधिक होगी, की दर अधिक होगी। शक्ति के नहीं, हम ये कह सकते हैं ऊष्मा के उत्सर्जन की दर अधिक होगी, यानी जिसको हम शक्ति कहते हैं। तो P बराबर ई आर ए सिग्मा T4 माइनस T04 है। ये चीज किसको दर्शा रही है, ये चीज दर्शा रही है अंतर को। किसको दर्शा रही है, अंतर को। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो कि अंतर मतलब T4 माइनस T04 जो है इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा जो हम निकालेंगे 4T0 क्यूब डेल्टा T। तो ये एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन है जिसको नहीं करेंगे हम, तो हम इसको सिंपली जो है ऐसे याद रख सकते हैं कि देखो अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ dt की पावर 4 का, तो 4 आगे आ जाएगा और t की घात हो जाएगी 3, एक कम हो जाती है, घात आगे आ जाती है और एक घात कम हो जाती है, और फिर पीछे आ जाता है dt। उस dt की जगह हम क्या लिख देंगे, डेल्टा t, और t की जगह जो है ताप क्या आ जाएगा, T0। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, देखो कि शक्ति जो है वो होगी ई आर ए सिग्मा 4T0 क्यूब, 4T0 क्यूब डेल्टा टी। अच्छा, अब शक्ति को हम क्या लिख सकते हैं, शक्ति को हम लिख सकते हैं dq बटा dt, ऊष्मा बटा समय। और यदि ताप परिवर्तन हो, यदि ताप परिवर्तन हो, यदि ताप परिवर्तन हो तो ऊष्मा को हम क्या लिखेंगे, ताप परिवर्तन में ऊष्मा को क्या लिखते हैं, ms dt। तो ताप परिवर्तन हो तो dq बराबर हम लिख सकते हैं ms dt। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो dq को हम लिखेंगे ms dt बटा dt बराबर ई आर ए सिग्मा, इसको लिखेंगे 4T0 क्यूब डेल्टा टी अपॉन ms। तो ये ms हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। हालांकि ये फॉर्मूला आपको देखने में बहुत बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम इसको बार बार लिखेंगे। और इसको याद करने का सही तरीका क्या है वो समझो, देखो इसको याद कैसे रखा जा सकता है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले शक्ति के फॉर्मूले से स्टार्ट करोगे, स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम हम सबको याद होना चाहिए। तो ई आर ए सिग्मा T4 माइनस T0 4 होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, T4 T0 4 को लिखोगे 4T0 क्यूब डेल्टा टी। क्या लिखोगे, 4T0 क्यूब डेल्टा टी। P को आप क्या लिखोगे, P को आप लिखोगे dq बटा dt, और dq को आप क्या लिखोगे, ms dt बटा dt। तो इसको इस स्टेप के थ्रू याद रखना है कि शक्ति हमारे पास होती है ई आर ए सिग्मा, T4 माइनस T0 4 है तो उसको हम लिखेंगे 4T क्यूब डेल्टा टी, और P को हम लिखेंगे dq बटा dt, और dq को हम लिखेंगे ms dt। तो यहां से देखो आपको इस फॉर्मूले से ही बहुत सारी चीजें मिलेगी। उत्सर्जित शक्ति ये है ऊष्मा ह्रास की दर, ऊष्मा ह्रास की दर, और dt अपॉन dt जो है वो है ताप परिवर्तन की दर, ताप परिवर्तन की दर। तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, उससे हम जो है जो भी वैल्यू चाहते हैं वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो जो फाइनल फॉर्मूला है वो तो होगा dt अपॉन dt ERA सिग्मा अपॉन ms 4 T नॉट क्यूब डेल्टा t। तो यहाँ डेल्टा t जो है वो क्या चीज होगी, डेल्टा t होगा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग, यानी वस्तु का ताप माइनस परिवेश का ताप। ठीक है, तो ये हो गया शीतलन नियम। अब हम शीतलन नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो ध्यान दो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, दो तांबे के गोले, एक बड़े आकार का और दूसरा छोटे आकार का है, एक ही तापमान पर गर्म किए जाते हैं। एक ही तापमान पर क्या किए जाते हैं, गर्म। तो पहले ठंडा कौन होगा ये हमें बताना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये कह रखा है तांबे के गोले हैं। तो सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या वैल्यूज मिलती है। तांबे के गोले हैं, अब तांबे के गोले हैं तो तांबे के दोनों गोलों के लिए घनत्व समान होगा, है ना। तो तांबे के गोलों के लिए घनत्व जो है वो क्या होगा, समान। अच्छा, दोनों के आकार अलग अलग हैं तो आयतन भी अलग अलग और द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे, लेकिन जो ताप जिन तक उनको गर्म किया गया है वो समान है, और जो परिवेश है वो भी समान है। जब तक ना कहा जाए तो परिवेश समान ही है, तो दोनों एक ही जगह रख के गर्म कर रहे हैं, तो दोनों के मध्य जो तापांतर होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। तापांतर जो है वो क्या होगा, समान। अच्छा, दोनों तांबे के गोले हैं तो दोनों की उत्सर्जकता भी क्या होगी, समान होगी। दोनों तांबे के गोले हैं तो उत्सर्जकता भी क्या होगी, समान। सिग्मा वैसे भी नियतांक है, तो देखो हम पहले फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। देखो कि शक्ति P इज इक्वल टू ERA सिग्मा T4 माइनस T04। तो देखो इससे आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 4 T0 क्यूब डेल्टा T, P को हम लिखेंगे dq बटा dt, और dq को हम लिखेंगे ms dt अपॉन dt। तो अब आपको जो फॉर्मूला चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो कि ऊष्मा के परिवर्तन की दर चाहिए या ताप के परिवर्तन। यहाँ तो पहले ठंडा कौन होगा, जिसका ताप परिवर्तन ज्यादा होगा। तो देखो ERA सिग्मा अपॉन ms 4 T0 क्यूब डेल्टा T, ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा। अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या है पहले हम वो देख लेते। देखो ER कांस्टेंट है, उत्सर्जकता समान है, सिग्मा वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है। और क्या कांस्टेंट है, S विशिष्ट ऊष्मा धारिता, क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ के हैं तो एक ही पदार्थ यानी तांबे के लिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता एक ही होगी, चाहे उसे छोटी वस्तु बनाओ या बड़ी बनाओ। T0 क्यूब और डेल्टा T समान है। तो ये चीज जो है dt अपॉन dt ये किस पे निर्भर कर रही है, तो ताप परिवर्तन निर्भर कर रहा है क्षेत्रफल और द्रव्यमान पे। और क्षेत्रफल को, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं आयतन इंटू घनत्व, यानी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू घनत्व रो। तो उस स्थिति में 4 पाई से 4 पाई कट गया, 3 वैसे नियतांक है, घनत्व नियतांक है, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/r। तो देखो dt अपॉन dt जो हमारे पास आया वो आया व्युत्क्रमानुपाती r यानी त्रिज्या के। तो छोटे गोले की त्रिज्या जो है वो कम होगी किससे, बड़े गोले की त्रिज्या से। तो इसका मतलब क्या है कि छोटे गोले के ताप परिवर्तन की दर अधिक होगी बड़े गोले के ताप परिवर्तन से। तो छोटा पहले ठंडा होगा और बड़ा बाद में। तो देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो कि आपने क्या करा, दो प्लेट है, एक जैसी प्लेट है, ठीक है। एक में आपने क्या करा कि जो खिचड़ी ली उसका छोटा सा अमाउंट लिया, बहुत कम मात्रा ली, और एक में जो आपने खिचड़ी की मात्रा ली वो आपने ली अधिक। दोनों को आपने क्या करा, एक ही पात्र से निकाला। जिस पात्र से आपने निकाला खिचड़ी को, जिस पात्र से आप इस खिचड़ी को निकालोगे
उस पात्र से निकालते समय उस खिचड़ी का जो भी ताप होगा वो तो एक ही रहेगा, है ना। तो इनका ताप समान, जिस परिवेश में आप रख रहे हो वो भी समान, है ना। तो रसोई में ही हमने लिया तो ताप समान, खिचड़ी का ताप समान। लेकिन अगर हम कम मात्रा में लेंगे तो जल्दी ठंडी होगी, और ज्यादा मात्रा में लेंगे तो धीरे ठंडी होगी। तो पहले कौन ठंडा होगा? तो छोटा होगा, अगर वो दोनों समान आकार के हैं, सॉरी समान पदार्थ के बने हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम आते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक गोला और एक घन दोनों तांबे के बने हुए हैं। एक गोला है और एक घन है, दोनों तांबे के बने हैं और समान आयतन के हैं। यानी जो गोले का आयतन है वही आयतन घन का भी है। तो गोले का आयतन हम जानते हैं कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, देखो कि a/r क्यूब बराबर 3 पाई/4। तो a/r कितना आ जाएगा, a/r आ जाएगा 3 पाई/4 की घात 1/3। ठीक है, ये तो इसमें कह रखा है। इन्हें एक ही तापमान तक गर्म कर एक ही वातावरण में ठंडा होने दिया जाता है। तो देखो अब क्या क्या चीजें समान है, पहले हम वो लिखते हैं। देखो कि दोनों तांबे के बने हैं, तांबे के गोले हैं। तो अब तांबे के गोले जब हैं ये, तो क्या क्या समान होगा कि हम कहेंगे घनत्व समान है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता समान है, ठीक है, उत्सर्जकता समान है। दोनों तांबे के हैं, एक जैसे हैं, तो उत्सर्जकता समान है। अच्छा, और क्या समान हुआ कि दोनों को समान ताप तक गर्म किया तो T समान, और समान परिवेश में ठंडा होने दिया तो T0 समान। तो तापांतर जो है वो भी समान होगा, प्रारंभिक तापांतर भी क्या होगा, समान होगा। तो ये पूछ रहा है इनके ऊष्मा उत्सर्जन की दरों का अनुपात, ऊष्मा उत्सर्जन के दरों का अनुपात। तो हमें चाहिए dQ/dt। तो देखो P को हम क्या लिखेंगे, ERA सिग्मा T4 - T04। इसको हम क्या लिखेंगे, 4T0 क्यूब डेल्टा T। P को हम लिखेंगे dQ/dt। तो हमें ऊष्मा परिवर्तन की दर ही तो चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे काम जो आएगा वो क्या होगा, dQ/dt बराबर ERA सिग्मा 4T0 क्यूब डेल्टा T। अच्छा, अब कांस्टेंट क्या क्या है देखो, ER कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, T0 क्यूब डेल्टा T कांस्टेंट। तो dQ/dt किस पे निर्भर करा, dQ/dt निर्भर करा क्षेत्रफल पर। किस पे निर्भर करा, क्षेत्रफल पे। तो अब हमें क्या करना है, हमें इनका अनुपात निकालना है। तो dQ/dt ऑफ स्फेयर एंड dQ/dt ऑफ क्यूब। तो स्फेयर का क्षेत्रफल और क्यूब का क्षेत्रफल। तो स्फेयर का क्षेत्रफल होता है 4πr² और क्यूब का होता है 6a²। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2π/3। ठीक है, और r²/a²। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, r/a का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे r/a का मान रखते हो तो देखो r/a का मान कैसे रखेंगे हम, 2π/3 r/a की जगह हम लिख सकते हैं 4/3π। r/a की जगह क्या आ जाएगा, 4/3π। सॉरी, यहाँ पर 4π जो है वो नीचे आएगा, तो ये 3/4π आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4π/3 की घात 1/3। और अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको इनमें से कोई आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेते हैं, ध्यान दो क्या कह रहा है। एक गोला, एक घन और एक पतली गोलाकार चकती। गोला, घन और पतली गोलाकार चकती। एक तो है गोला, एक है घन
और एक है पतली गोलाकार चकती। जो एक ही पदार्थ के बने हैं। क्या हुआ है, दोनों सब एक ही पदार्थ के बने हैं, तो समान पदार्थ, समान पदार्थ, समान पदार्थ में घनत्व समान है ना। अच्छा, एक ही द्रव्यमान के भी हैं, अब द्रव्यमान भी समान दे दिया तो द्रव्यमान भी समान। अब द्रव्यमान समान हमें दिया है, पहले से नहीं है, ये हमें दिया है द्रव्यमान समान, तो घनत्व समान, द्रव्यमान समान, उनका प्रारंभिक ताप भी समान, और जिस परिवेश में उन्हें ठंडा होने रखा जाएगा वो भी समान ही होगा, क्योंकि जब तक ना कहा जाए समान ही होता है परिवेश। अब ये पूछ रहा कौन पहले ठंडा होगा, तो देखो घन आयतन क्या होता है, आयतन होता है द्रव्यमान बटा घनत्व। जब द्रव्यमान और घनत्व दोनों समान हैं तो आयतन भी तो समान ही होगा, तो सारी चीजें समान हो गई। अब सारी चीजें समान हो गई तो फिर हम क्या करें, तो हम पहले ये देखते हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज आएगा। तो ये पूछ रहा कौन तेजी से ठंडा होगा, मतलब ताप परिवर्तन की दर, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, देखो ई आर ए सिग्मा टी फोर माइनस टी नॉट फोर, इसको हम लिखेंगे फोर टी नॉट क्यूब डेल्टा टी, पी को हम लिखेंगे डी क्यू बटा डी टी, और डी क्यू को हम लिखेंगे एम एस डी टी अपॉन डी टी। तब तक फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया होगा। तो देखो डी टी अपॉन डी टी जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, ई आर ए सिग्मा एम एस फोर टी नॉट क्यूब डेल्टा टी, ठीक है। और यहां अगर हम देखें तो ई आर समान, ई आर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ई आर समान, क्योंकि सब समान पदार्थ के ही बने हैं, तो ई आर समान हो गया, सिग्मा समान हो गया, द्रव्यमान समान हो गया, विशिष्ट ऊष्मा धारिता समान, परिवेश का ताप तापांतर समान। तो dt अपॉन dt जो है वो निर्भर किस पे कर रहा है, dt अपॉन dt निर्भर कर रहा है क्षेत्रफल पर। किस पे निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर। अच्छा, अब क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा किसका कम, तो देखो आयतन तो सबके समान है, ये तो हमने प्रूव कर लिया, क्षेत्रफल सबके समान नहीं होंगे, तो ज्यादा क्षेत्रफल किसका होगा और कम किसका होगा, तो सबसे ज्यादा फैली हुई होती है चकती, तो A3 का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद घन कम फैला हुआ होता है, और गोला सबसे कम फैलता है। देखो क्यों, दिए गए आयतन के लिए, दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है, और इसको तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो प्रूव कैसे, देखो हमारे नेचर में जो चीजें होती है उससे हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि भी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम होता है। कैसे, तो हमने कहा देखो भाई जल की बूंद है, जल की बूंद, जल की बूंद में क्या होता है, जल की बूंद में होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है, पृष्ठ तनाव। अच्छा, पृष्ठ तनाव क्या चीज होती है, जिससे वो अपनी सतह पे कम से कम मॉलिक्यूल रखना चाहता है, नहीं सतह को कम से कम रखना चाहता है, न्यूनतम रखना चाहता है, और न्यूनतम रखने के लिए ही वो कैसा आकार ले लेता है, गोलाकार, क्योंकि वो सतह को न्यूनतम रखना चाहता है इसलिए वो गोलाकार, गोलाकार जो है वो बूंद बन जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम होता है। तो सबसे जल्दी कौन ठंडा होगा, सबसे जल्दी चकती ठंडी होगी, सबसे जल्दी चकती ठंडी होगी। तो देखो इसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो कि अगर मान लो आपने प्लेट में खिचड़ी ली, क्या ली, खिचड़ी, और उसको फैलाया नहीं, तो क्या होगा, वो लेट ठंडी होगी।
लेकिन आप क्या करते हो कि उस खिचड़ी को आप प्लेट में फैला देते हैं। जल्दी ठंडा करने के लिए खिचड़ी को फैला देते हैं। तो क्यों करते हैं हम ऐसा, फैलाते क्यों हैं? जिससे क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, बढ़ने से क्या होता है कि हम कहते हैं तापांतर किस पे निर्भर करता है? क्षेत्रफल पे। तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो ताप परिवर्तन की दर भी बढ़ जाएगी, यानी वो जल्दी ठंडा होगा। क्लियर है? ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन कूलिंग लॉ, यानी न्यूटन के शीतलन का नियम। न्यूटन के शीतलन का नियम। तो देखो न्यूटन के शीतलन का नियम क्या चीज है, हम समझते हैं। देखो ध्यान दो। न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि शीतलन की जो दर है, शीतलन की दर वो समानुपाती होती है परिवेश व निकाय के तापांतर पर। शीतलन की दर किसके समानुपाती होती है? परिवेश व निकाय के तापांतर के। लेकिन ये जो तापांतर वर्ड है इसमें टर्म एंड कंडीशन होती है। तापांतर वर्ड में क्या होती है? टर्म एंड कंडीशन। वो टर्म एंड कंडीशन क्या है कि निकाय व परिवेश के मध्य तापांतर परिवेश के ताप की तुलना में अत्यधिक कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी तापांतर कम होना चाहिए परिवेश के ताप से। और ये सब हम किस में लेंगे? केल्विन में। किस में लेंगे? केल्विन में। तो देखो अगर परिवेश का ताप हम लें, कमरे का ताप, जैसे मान लो हमने लिया कमरा लिया, उस कमरे का ताप है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और आपने किसी वस्तु को रखा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर हम तापांतर देखें तो तापांतर, अच्छा मान लो कि अगर हम यहाँ पर 54 ले लें तो तापांतर निकालने तो देखो तापांतर आया 27 डिग्री सेंटीग्रेड और परिवेश का ताप तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो क्या हम न्यूटन का शीतलन नियम नहीं लगा सकते क्या? तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो कि तापांतर चाहे मैं केल्विन में लूं या डिग्री सेंटीग्रेड, वो तो समान रहेगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 300 केल्विन। तो अब देखो 300 के तुलना में 27 क्या है? कम है। 300 की तुलना में 27 क्या है? कम है। अगर आप किसी मान लो किसी वस्तु को खरीदना चाहते हो, उसका दाम है 300 रुपए, आप नहीं खरीद रहे, लेकिन अगर मान लो वो आपको कोई 27 रुपए में दे दे तो आप इजीली खरीद लोगे, क्योंकि 27 रुपए 300 की तुलना में क्या है? बहुत कम है या नहीं है? तो उस स्थिति में हम यहाँ कह सकते हैं कि हम शीतलन का नियम लगा सकते हैं। लेकिन कब? जब ये तापांतर बहुत कम होगा। तो शीतलन की दर dt अपॉन dt जो है वो समानुपाती होती है किसके? तापांतर के। और यहाँ माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि ताप समय के साथ घट रहा है।
ताप समय के साथ घट रहा है। माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट, और इसी को आप लिख सकते हो डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे।